हाय गाइस, वेलकम टू वाई शायस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्लास 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है, उसका चैप्टर 3। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि वाइमार रिपब्लिक का बर्थ क्यों हुआ। जस्ट मैंने इतना बताया था कि एक इसका मेन रीज़न था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वहाँ का एम्परर था वो अपनी गद्दी छोड़ के चला गया था, मतलब भाग गया था। तो वहाँ के लोगों ने मिल कर के वाइमार में वो लोग मिले, फिर वहाँ पे उन लोगों ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करा जिसको वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जस्ट बिकॉज दे मेड इन वाइमार। ओके। उसके बाद मैंने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी आप लोग को मैंने बहुत ही इन शॉर्ट बताया था, ठीक है, बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश करी थी कि कैसे कैसे जर्मनी को कैसे ह्यूमिलिएट करा गया। अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे यूरोप पे। तो अगर मैं ऑल ओवर मतलब एंटायर कंटिनेंट की मैं बात करूँ तो हाँ, साइकोलॉजिकल वे में भी आप देखो, फाइनेंशियली भी देखो, तो वो यूरोप बहुत ही परेशान था। समझो आप ऐसे, यूरोप एक टाइम पे लोगों को लोन दिया करता था, अभी उसकी हालत इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी थी कि अभी वो लोन लेने के भी हालत में नहीं था। मतलब अभी ऑफकोर्स वो कर्ज में डूब चुका था यूरोप, ठीक है। इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हालत हो गई थी। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, जो ये वाइमार रिपब्लिक जो अभी भी बना था, इसको सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था जो ओल्ड एम्पायर ने जो सब कर रखा है वो। क्या मैं बोलने की मतलब मेरा क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सुनो। वर्ल्ड वॉर वन हुआ तब तो वाइमार रिपब्लिक नहीं था ना, वो तो उसके बाद में बना है। और जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ वो तो किंग की वजह से, मतलब जो किंग चला गया, वो तो जब किंग चला गया उसके बाद में ये वाइमार रिपब्लिक बना है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो उस राजा ने लड़ा है वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, जर्मनी के बिहाफ पे। तो वो राजा को सारे जो भी वहाँ का किंग होगा, मैंने कल भी पूछा था कि किंग कौन था, आप मुझे फिर से बताओ कमेंट सेशन में, अदरवाइज़ मैं तो बता ही दूंगी लास्ट में। सो जो वहाँ का जो किंग था वो तो चला गया, लड़ाई तो उसने करी थी, तो सारी चीज़ें जितने भी ये कंपनसेशन वगैरह लगाए, जितने भी वॉर गिल्ट क्लॉजेस लगाए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब किंग पे लागू होती है, ठीक है। वाइमार रिपब्लिक की तो कोई गलती है भी नहीं, बट स्टिल जब ये वाइमार रिपब्लिक बनी तो वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। उसके बाद में कुछ लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग इस वाइमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि यहाँ पे जो भी हालत ख़राब हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ वाइमार रिपब्लिक। ओके। तो अनफॉर्चुनेटली जो ये वाइमार रिपब्लिक थी ना, इसको सारे सिंस पे करने पड़ रहे थे उस ओल्ड एम्पायर के, ठीक है। उसके बाद चाहे वो वॉर गिल्ट क्लॉज हो, या फिर नेशनल ह्यूमिलिएशंस हो, या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो, या फिर फोर्स करके इन लोगों ने कंपनसेशन पे करने के लिए बोल रखा हो, सारे के सारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सबके सब ना वाइमार रिपब्लिक को फेस करनी पड़ रही थी, जबकि वाइमार रिपब्लिक की बिना किसी गलती के, मतलब कोई गलती नहीं थी। वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे तो अ, कुछ ऐसे भी लोग थे जो वाइमार रिपब्लिक को अच्छे से सपोर्ट करते थे, जिनमें सोशलिस्ट आते थे, कैथोलिक्स आते थे और डेमोक्रेट्स आते थे। इनके अपोजिशन में कुछ कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स थे, मतलब कंजर्वेटिव, आप बस इतना वर्ड याद रखो कि जो सपोर्ट करते थे वाइमार रिपब्लिक को उनको सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स कहा जाता था। एंड इन लोगों को ना नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे। कौन? जो इनके खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी आए। जस्ट बिकॉज जो वाइमार रिपब्लिक थी, मैंने आपको कल भी बताया था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड थी, वोटिंग राइट्स दे दी गई थी उस टाइम पे ना। सारे अडल्ट जितने भी इंक्लूडिंग विमेंस टू, वहाँ पे औरतों को भी वोटिंग राइट्स मिले थे, सब ने वोट करा था, ठीक है। और उसके बाद में जब जितने भी लोगों को, जितने भी ये लोग जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे ना, तो उनको ये पसंद नहीं आती थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ना इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स बुलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आप इम्पैक्ट देखोगे ना तो बस यूरोप की सोसाइटी पर ही नहीं, पॉलिटी पर भी पड़ा है। अभी मैंने बता दिया पॉलिटी पे, सोसाइटी पे भी मैंने बता दिया कि क्या ही हो रखा था वहाँ पे, ठीक है। सोशल बेसिस पे भी बहुत सारी सी हालत ख़राब थी, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, लड़ाई वगैरह हो रही थी। और फिर लोग परेशान भी थे कि हमारे पे इतनी ह्यूमिलेटिंग, इतनी गंदी ट्रीटी हमारे पे क्यों लगाई गई, जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। जिसकी गलती थी वो तो भाग गया वहाँ से, किंग की मैं बात कर रही हूँ, वो तो चला ही गया था ना वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद में देखो, अगर बात करें मिलिट्री आर्मी के बारे में, तो जब इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ा था कि जो इस टाइम की सिचुएशन थी ना, वो आर्मी का जो प्लेस था वो सिविलियंस से कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर हो गया, ठीक है। क्या मतलब है कहने का, कि ये लोग आर्मी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया से टैक्स आ रहा है तो आप उसका 85 to 90% टैक्सेस आप आर्मी को दे दो, जस्ट बिकॉज आपको अपने आर्मी को फीड करना है, आपको उनको खाना वाना देना है, बिकॉज वो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और सिविलियंस गए वार्ड में, सिविलियंस की कोई टेंशन नहीं है किसी को भी, ठीक है। ये हो रखा था। और सिविलियन से ऊपर सोल्जर्स को देखा जा रहा था।
कोई बात नहीं है, ठीक है, बट इतना भी नहीं करना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ पब्लिसिस्ट थे, कुछ लोग थे जिन्होंने एक बहुत ही लार्ज स्केल पर स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रखा था। स्टेरियोटाइप समझते हो ना, लाइक मेन एंड वुमेन के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जो मेन होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो मैस्कुलिन होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं, बहुत ही मतलब काम माइंड की होती हैं, उनको कभी गुस्सा वुस्सा नहीं आता। जस्ट आप ऐसे समझ लो ना कि अगर आज प्रेजेंट टाइम में कोई बोले कि अरे वो तो मेल है तो वो गुस्सा कर रहा है, तुम फीमेल हो तो तुम गुस्सा नहीं कर सकती, आज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। बट एट दैट टाइम इतना ज़्यादा इन लोगों ने लार्ज स्केल पर स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रखा था। ओके, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे? देखो कोई बात नहीं है, सबको लग रहा था कि यहाँ पे जो एक तो इंटरनेशनल कवरेज भी होती थी इन सब चीज़ों की, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, बाकी सारी सी चीज़ों की आपको पता हो तो। उसके बाद देखो सच्चाई ये थी कि उन्होंने सोल्जर्स पे कितना भी ध्यान दिया बट उनके भी हालात बद से बदतर हो रखे थे, उनको मरे हुए चूहे तक खाने पड़ रहे थे। हाँ, अब यही सच्चाई है, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। और उसके बाद आप मतलब एक बार सोचो, अगर कोई मरा हुआ कोई चूहा खा रहा है तो वो जिंदा रहेगा क्या? इट्स ओके, अगर रह भी लेता तो कोई बात नहीं है, कब तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। और कितना भी इन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई ना, फिर भी कभी कभी इन लोग के पास रहने के लिए जगह नहीं होता था आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, या फिर आर्मी में जो सर्व करते थे उन सारे सोल्जर्स के लिए। तो वो लोग ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे पॉइजनस गैस लीक होती थी, जहाँ पे मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता था कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, अगले दिन जिएंगे भी कि नहीं, या फिर अभी मर जाएंगे अभी क्या होगा हमारा, इनका कोई भी भरोसा नहीं होता था। अगर आप इतने पैसे खर्चा कर रहे हो आर्मी पे तो आप कम से कम उनको एटलीस्ट एक रहने के लिए बेसिक जो नेसेसिटी होती है लिवलीहुड की, आपको वो तो प्रोवाइड करना चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो उन लोग को ये भी नहीं मिल पा रहा था। तो बस वो कहने के लिए है कि हाँ, सिविलियन से ऊपर इन लोगों ने आर्मी को रख रखा था, आर्मी को रखा हुआ था, बट सिचुएशन ना वहाँ पे भी ख़राब थी। और एग्रेसिव वॉर का जो प्रोपेगेंडा था वो तो मतलब चालू था ही, ठीक है, बिकॉज सब लोग गुस्से में थे कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, वाई जर्मनी, क्यों नहीं कोई और कंट्री, बाकी भी तो कंट्रीज़ रहे थे ना जो हार गए थे। तो उन लोगों के साथ भी ट्रीटी हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जर्मनी के साथ अकेले की ट्रीटी हुई है, नहीं। एन में नहीं दे रखा है, बट स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी हुई है, ठीक है। अभी उतने डिटेल में नहीं जाते हैं, बट हाँ, इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी बस जर्मनी के साथ हुई है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जब इतना सब होने लगा ना, जब सिविलियंस एक्स्ट्रा ही परेशान होने लगे, तो उनका भी ना थोड़ा सा सपोर्ट आने लगा, किसके लिए? कंजर्वेटिव्स के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो लोग फॉर एग्जांपल देखो ना, हम यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है और किसी को कोई एक एंटायर एरिया है, पूरा एरिया है, वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, और मैं जाती हूँ इलेक्शन लड़ने और मैं 50 वादे कर देती हूँ कि हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, एंड उनको लगता है कि इनसे मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे को ही वोट देंगे, वो किसी और को वोट देने नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कास्ट के बेसिस पे वोट डालते हैं, खैर सच्चाई तो यही है आज के भी टाइम पे कि कास्ट के बेसिस पे ही लोग यहाँ पे वोट डालते हैं। बस कहने के लिए है कि वोटिंग राइट्स दे रखी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बट लोगों में ना अवेयरनेस की आज भी कमी है उतनी, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ ये सारी चीज़ें अपने आसपास, ये फील कर लेती हूँ मैं। बट वो एक अलग टॉपिक है, कोई बात नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोग का अपना पता नहीं, आप लोग देखो, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप्स थे इनके लिए एक सपोर्ट आने लगा, बिकॉज एट दैट टाइम लोगों को लगा ना, एक तो क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि लोग वाइमार रिपब्लिक को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रखा था, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं था। और फिर बाद में आप डेमोक्रेसी लेके चले जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर बाद में सब लोग कुछ लोगों ने कहा कि ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों इन द सेंस ये जो कंजर्वेटिव वाले लोग हैं, कंजर्वेटिव जो लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि यहाँ पे कभी डेमोक्रेटिक की कंट्री बननी नहीं चाहिए, तो उन लोग को ये लगा कि ये जो डेमोक्रेसी है ना वो एक फ्रेजाइल आइडिया है, एंड डेमोक्रेसी में कभी हम स्टेबिलिटी लेके नहीं आ सकते, यहाँ पे हमेशा ही इंस्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये वाला था, मतलब मैंने अफेक्ट ऑफ वॉर बता दिया, इन शॉर्ट बताया है मैंने, सोशल, पॉलिटिकल एंड ये जो मिलिट्री, ये तीनों पर्पज से मैंने बता दिया। अब आप इसको समराइज़ कर लेना, ठीक है। मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बताया है, आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो। एनीवे, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, मैंने पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पार्टासिस्ट लीग का अपराइजिंग हुआ था। तो आप समझ सकते हो ना कि जो स्पार्टासिस्ट लीग थी ना, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के पैटर्न पे जो बेस थी, उसी पे बेस है ये वाइमार रिपब्लिक, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना, जो सोशलिस्ट थे, जो क्या नाम था उनका, वो कैथोलिक्स थे, और जो डेमोक्रेट्स थे ये एक अलग साइड पे थे। और इनको जो नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, लाइक कंजर्वेटिव्स जो थे, जिनकी वो वाली आइडियोलॉजी थी कि यहाँ पे कभी डेमोक्रेसी आनी ही नहीं चाहिए, वो अलग साइड पे थे। ठीक है, और ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि एक दूसरे का राज हो। ठीक है, और इसके लिए लोगों ने कुछ चीज़ें भी करी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ चीज़ें करी इन द सेंस कि जो ये वाइमार रिपब्लिक थी ना, जब ये मिलती थी, एंड ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे मिलेगी। अब एकदम वैसे वाला तो डेमोक्रेसी नहीं था, बट स्टिल ट्राई तो करा था ना उन लोगों ने। ठीक है, तो जब ये वाइमार रिपब्लिक जब भी वाइमार में मिलती थी, ठीक है, कुछ भी करने के लिए, तो ये जो कंजर्वेटिव वाले लोग थे इन पे अटैक करते थे। एंड उसके बाद भी जो ये वाइमार रिपब्लिक थी ना, वो उनके अटैक को क्रश कर देती थी। अपने एक वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, ठीक है, जिसका नाम था फ्री कॉप्स, उनके वजह से। अभी अगर आपके हाथ में पावर है तो आर्मी भी आपके अंडर में ही होगी ना। तो वही हाल था कि अभी पावर वाइमार रिपब्लिक के हाथ में था। सो वाइमार रिपब्लिक के अंडर में ही तो आर्मी होगी ना। तो एक वॉर वेटरन्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फ्री कॉप्स, तो उनकी हेल्प से ना इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बार क्रश करा है ये कंजर्वेटिव्स के अटैक्स को। क्योंकि कंजर्वेटिव्स कभी चाहते नहीं थे कि कभी ये लोग मिलें, कभी भी इनका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। तो यहाँ से ना कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई। बहुत लोगों को लगता है कि जो कम्युनलिज्म है, ठीक है, कम्युनिज्म है और जो ये सोशलिज्म है वो मतलब एक ही है। ऐसा एक नहीं है, वो दोनों बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है। वो कभी इसके बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। ओके, अच्छा, इससे जस्ट अ मिनट, हाँ, इससे ना एक और चीज़ हुई कि दोनों जब अलग अलग हो गए तो हिटलर को पावर पे आने पे ना उतना टाइम नहीं लगा। क्या होता है ना कि अगर अगर आपको पावर पे आना है, अगर मुझे समझ लो, मुझे पावर पे आना है और यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं। जब उन दो पार्टीज़ में खुद में ही यूनिटी नहीं होगी, जब वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह खुद ही लड़ेंगे सब, तो मैं मेरे लिए तो आसानी होगी ना, मैं तो पावर पे आसानी से आ जाऊँगी। तो वही हाल हुआ हिटलर के साथ में। ये दोनों जो अपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को लेकर के इतने ज़्यादा ये लोग लड़ रहे थे कि हिटलर को उतनी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं पावर पे आने पे। ठीक है, तो हिटलर का रास्ता साफ हो गया। मैं बात करूँगी आगे हिटलर के बारे में। ठीक है, और जो ये सोशलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी, मतलब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री जो बनाना चाह रहे थे वो, और जो ये नहीं चाह रहे थे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ये बस इनके आइडियोलॉजी में फ़र्क था। इनके जो स्टेप होते थे ना वो रेडिकल ही होते थे, जो इनके सोल्यूशन होते थे ना वो रेडिकल वाले ही होते थे। उसके बाद आप देखोगे ना, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जर्मनी में 1923 में। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मैंने बताया था ना ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या क्या हो रखा था, तो इन पे इतना हाई कंपेंसेशन लगाया गया, इनके सारे के सारे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया। जितने भी एरियाज से जहाँ से इनके मेजर रिसोर्सेज निकलते थे, इन सारे के सारे एरियाज़ को ना ऑक्यूपाई कर लिया गया था। मैंने कल बताया था ना आपको। तो जर्मनी ने जो वॉर लड़ी थी ना, वो लोन्स के बेसिस पे ही लड़ी थी। तो पहले तो उन लोगों ने वो लोन वापस करा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसके बाद जब इन लोगों ने कंपेंसेशन लगाया तो उनको भी, जब इनके पास पैसा नहीं बचा, तो जब जर्मनी को लगा कि अब तो हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे पास गोल्ड है, तो हम गोल्ड ही दे देंगे। ठीक है, बट बाद में जब इनकी गोल्ड वाली जो रिसोर्स थी वो भी कम होने लगी, वो भी ख़त्म होने लगी, तब जर्मनी ने साफ साफ मना कर दिया। बोला कि अब भाई देखो, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी गोल्ड है, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, सब तो आपने ले रखा है, और हम हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, और हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज़ करा था पे करने से। तो जो फ्रांस है, फ्रांस ने जर्मनी का एक एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ये कह के कि ठीक है, आप गोल्ड नहीं दे सकते हो, आप पैसे नहीं दे सकते हो, अपना एरिया तो दे सकते हो, जहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है, आप हमें वो एरिया तो दे सकते हो। तो रुर नाम का एरिया था। ठीक है, उतना मैप में नहीं जाओ, अगर आप ऑप्शनल से हो तो देखो यहाँ पे इतना सफिशेंट नहीं है ऑप्शनल के लिए, मैं पहले भी बता रही हूँ। बट हाँ, एन सफिशेंट है। एन को अगर आप देखो, जो बिगिनर्स हैं, जो एन पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एन को एन की तरह ही पढ़ोगे ना, थोड़ा सा एनालाइज करके या फिर डीप एनालिटिकल वे में पढ़ोगे, तो वहाँ के लिए सफिशेंट है। बट ऑप्शनल के लिए यहाँ का कुछ सफिशेंट नहीं है। ठीक है, तो जो फ्रांस था ना, उसने ये कह के अपना एक रूर नाम का एरिया था, जहाँ से इनके मेजर रिसोर्स लाइक कोल जो था ना, वो वहाँ से इनको मिलता था। एंड कोल से इनको बहुत उनकी इनकम जनरेट होती थी, किसकी? जर्मनी की। तो फ्रांस ने ना वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब इससे जर्मनी को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, तो जर्मनी को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो जर्मनी ने ना रिटेलिएट करा विद पैसिव रेजिस्टेंस। जर्मनी को लगा कि अब हम क्या करें,
तो कोई बात नहीं है, हम पेपर करेंसी को प्रिंट करते हैं। तो इन्होंने जो करेंसी थी ना वो पेपर से प्रिंट करनी शुरू कर दी। आप समझो कि जो नोट होती है ना उसकी उसका जो पेपर होता है वो अलग होता है, जो हमारा जो नॉर्मल पेपर, जो हमारी जो नॉर्मल शीट होती है वो अलग होती है। तो जर्मनी ने क्या किया, इनको लगा कि ये रिटेलिएट कर रहे हैं, बट इनको ये नहीं पता था कि इससे और भी ये प्रॉब्लम में गिरते चले जाएंगे। तो क्या करा जर्मनी ने, रिटेलिएट के नाम पे क्या करा है इन्होंने ना, पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। और इतना ज़्यादा पेपर करेंसी प्रिंट करा कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया जर्मनी में। एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो हो रखा था जर्मनी में। मतलब सोचो इतना ज़्यादा वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा उन लोगों ने पेपर करेंसी प्रिंट कर दी थी कि जो जर्मन मार्क था ना वो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही मतलब गिरने लगे थे। अप्रैल में सोचो यूएस डॉलर जो था ना वो 24,000 मार्क्स के इक्वल था। मार्क्स वहाँ की करेंसी है, ठीक है। यहाँ के हमारे इंडिया का रुपीज़ है ना, तो वैसे ही मार्क्स जो है ना वहाँ का की करेंसी है। तो अप्रैल में क्या था, यूएस डॉलर जो था ना वो 24,000 का हुआ, 24,000 मार्क्स। जुलाई में 3,53,000। अगस्त में पता नहीं कितना हो गया, 4 करोड़ के आसपास चला गया, ठीक है। वो मिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियंस में चला गया इनके जो मार्क्स की जो करेंसी थी ना। और इतना ज़्यादा वहाँ पे ख़राब हालत हो रखा था कि लोगों को एक ब्रेड का पीस लेने के लिए लाइन में खड़ी होनी पड़ती थी। और लोगों के लिए उतने भी मतलब वहाँ पे भी कमी हो रखी थी। एक ब्रेड का पीस ना मिलियंस एंड ट्रिलियंस में उसकी प्राइस होने लगी। सोचो एक ब्रेड का पीस, मतलब अगर आज के टाइम पे हो जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद में जब अमेरिका यूएसए, पता होगा आपको, हर जगह इसको बीच में कूदने की आदत होती है। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूएस की एंट्री हुई थी, ठीक है। तो जो अमेरिकन थे उनको लगा कि हमें जर्मनी को इससे बाहर निकालना चाहिए। तो ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, इधर भी अपना ही प्रॉफिट देख रहे थे, बट स्टिल कोई बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम एक डेविस प्लान लेकर के आएंगे, इससे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, ठीक है। अब ये डेविस प्लान क्या था क्या नहीं, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बस इतना समझ लो, इस वाले वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आओ तो उसको फिर से देख लेना। बाकी वीडियो थी ये वाली इंटरेस्टिंग, मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने बताया, ठीक है। सो लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइस। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को मैसेज कर सकते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, वाइस सर ने 1 ईयर स्टडी टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो भी देख सकते हो। और अगर वहाँ से कुछ नहीं समझ में आया तो आप सर को डायरेक्टली मैसेज कर देना, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए हैं, ओके। एंड मैं आपको बता दूँ 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। और इस बात की खुशी है कि वाइस आईएएस टेस्ट सीरीज़ में से 40+ क्वेश्चंस मैच करे थे, ओके। सो बेनिफिट आपका ही होगा। तो नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सर को कांटेक्ट कर लो। नंबर फ्री का ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।